आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 8th में एक एग्ज़ाम होता है, राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति। उसको शॉर्ट में कहते हैं NMMSS, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति तथा राज्य छात्रवृत्ति, राज्य योग्यता छात्रवृत्ति। ये तीन छात्रवृत्तियों की स्कॉलरशिप की एक ही परीक्षा होती है और उसमें दो पेपर होते हैं। एक मैट का होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, और एक सेट का, स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट का पेपर होता है। इस समय जो पेपर हुआ वो पेपर हुआ आपका 23 दिसंबर 2024 को, और मैट में भी 90 क्वेश्चंस पूछे गए, 90 मार्क्स के, और सेट में भी 90 क्वेश्चंस पूछे गए, 90 मार्क्स के। तो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 23 दिसंबर 2024 को, तो उसका निकट भविष्य में रिजल्ट भी आएगा। मेरी उन बच्चों को सबको शुभकामनाएं हैं जो इस परीक्षा में बैठे। तो मैं बीइंग एज ए मैथमेटिक्स टीचर आपके लिए सेट में जो पेपर सेकंड था उसमें मैथ्स के 18 प्रश्न पूछे गए थे, गणित के 18 प्रश्न उसमें पूछे गए थे। उन प्रश्नों के उत्तर क्या देने थे, क्या उत्तर होने थे, मैं उन प्रश्नों को सॉल्व भी कर रहा हूं, वो आपके काम आएंगे। 8th के बाद आप 9th में जाएंगे तो 9th में भी मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा होती है। लास्ट ईयर वो परीक्षा 8 अगस्त को हुई थी, 8 अगस्त 2024 को। इसी सत्र में लास्ट ईयर के बच्चों के लिए इसी सत्र में पेपर हुआ। तो उसमें भी मैट और सेट के दो पेपर होते हैं। स्टैंडर्ड वही होता है जो इस एग्ज़ाम का होता है। इन जनरल हम इसको NMMSS परीक्षा कहते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है उसका भी। तो जो बच्चे यहाँ निकल जाएंगे इस 23 दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम में, उनको शुभकामनाएं। और जो बच्चे नहीं निकल पाएंगे, फिर 9th में, जब आप 9th में जाएंगे तो मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा आपकी होनी है, और उस स्कॉलरशिप में जब आप निकल जाते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, क्योंकि जब आप पुराने पेपरों के प्रश्न हल करते हैं तो आगे जो प्रश्न पत्र आएगा उसके लिए एक आधार तैयार होता है। कुछ न कुछ यहाँ का वहाँ भी मिलने की संभावना होती है। इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को करिए और अपना नॉलेज का लेवल तो कंटिन्यू बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग बच्चों को एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। जब तक आप काबिल होते हैं, अपने मनपसंद पद पर पहुंचते हैं, ठीक है, तब तक कई एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और हर एग्ज़ाम का अपना एक महत्व है। तो आइए, जो आपका कक्षा 8 के बच्चों का ये NMMS एग्ज़ाम हुआ 23 दिसंबर 2024 को, इसमें सेट जो प्रश्न पत्र था, सेकंड वाला पेपर क्लास 8th का, उसमें 18 प्रश्न मैथ्स के पूछे गए थे। आइए उन प्रश्नों का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, 3 क्वेश्चंस में यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 आप देखो, -41 डिवाइडेड बाई, आई ब्रैकेट के अंदर है। ये खास ध्यान देने की बात है, ये जो नंबर्स हैं, ये जो संख्याएं हैं, ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं। इसका अपना एक मतलब होता है, -35 प्लस -6 का मान होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तो इस टाइप के जो मिक्स्ड ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, मिक्स संक्रियाएं,
जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो हमको बोर्ड मास का फॉर्मूला जानना चाहिए। बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास का फॉर्मूला यहां पर काम आता है। B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट अपना कोष्ठक, O ऑफ, ठीक है, कहीं पर ऑफ लिखा है तो, D डिवीजन भाग, M मल्टीप्लिकेशन गुणा, A एडिशन जोड़, S सब्ट्रैक्शन घटाना। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जहां मिक्स्ड संक्रिया है, ठीक है, ठीक है ना, मिक्स्ड ऑपरेशंस जहां हैं वहां क्या करना चाहिए, पहले सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना चाहिए। B फॉर ब्रैकेट, तो यहां पर ये ब्रैकेट है, पहले हम अंदर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट लगा हुआ, देखो कोष्ठक लगा हुआ है, इसलिए पहले अंदर का सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। फिर यदि कहीं O लिखा है, ऑफ, ऑफ लिखा है, ऑफ में मल्टीप्लाई ही करते हैं, पर ऑफ इसमें कहीं है नहीं। D डिवीज़न, जैसे यहाँ पर डिवीज़न है, उसके बाद डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस रूप में चलते हैं। आइए सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर का हल करता हूँ डियर स्टूडेंट। यह है मेरे पास -41, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट के अंदर आप देखिए ये तो -35 है, और आप जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर प्लस साइन है। ब्रैकेट के बाहर कैसा साइन है, प्लस, धन चिन्ह है ना। तो जब धन चिन्ह ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता, अंदर जो साइन है वही रहेगा। यहाँ बाहर प्लस है तो ये अंदर -6 ही रहेगा। मैंने ब्रैकेट हटा के ऐसा लिख दिया। क्लियर हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना हुआ आप यहाँ पर देखिए, आप -41 डिवाइडेड बाई -35 -6। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसका कितना होना चाहिए, -35 -6, ये कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं है इनके बीच में, इनके बीच में कहीं गुणा नहीं है, तो कैसे हल करेंगे। -35 आप मोटा मोटा ऐसे जान लीजिए, -35 का मतलब हुआ कि 35 रुपये का कर्जा, माइनस, ये कर्ज के रूप में समझिए आप। -35 क्या है, आपके ऊपर कर्जा है, और -6 कर्जा और हो गया, किसी का आपने देना है। -35 का मतलब हुआ कि किसी के आपने माना 35 रुपीज़ देने हैं, किसी के आपने 35 रुपये देने हैं, तो -35। फिर आगे देखो -6, आपने 6 रुपये और किसी के देने हैं, ये भी माइनस में है, तो कितने रुपए देने हैं, 35 यहाँ पर देने और 6 यहाँ देने हैं, तो 35 और 6 क्या हुआ, -41। -35 और -6 कितना, -41। 35 रुपीज़ यहाँ किसी का कर्ज था, 6 रुपीज़ यहाँ कर्ज था, कुल कितने रुपये का कर्जा हो गया, 41। तो उसको माइनस से दिखाएंगे, तो -41, इसको देखिए आप, ये हो गया -41। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है कि -41 डिवाइडेड बाई -41, -41 बटे -41। और डिवीज़न में जब भाग होता है तो माइनस और माइनस बना देते हैं प्लस, ये तो बन जाएगा प्लस। और 41 से 41 में डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे 3/3 1, 4/4 1, 10/10 1, तो 41/41 1, तो ये प्लस हो गया, +1 इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इसके थोड़ा मुझे यहाँ पर आंसर भी लिख ले चाहिए थे, तो इसी के 4 पार्ट्स इस रूप में दिए हुए थे। ए हो गया, ए में दिया हुआ था 1, बी में दिया हुआ था, बी का ऑप्शन -1, सी में सी पार्ट दिया हुआ था 2, और डी दिया हुआ था -2। इनमें से सही विकल्प का चुनाव करिए,
सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, तो आंसर निकल गया 1। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो वहाँ आपने वो MR सीट जो आपको एग्ज़ाम में मिलती है या मिली है, उसमें ए वाले ऑप्शन को इस प्रश्न में आपने इस ढंग से इसको ब्लैक कर देना था या ब्लू कर देना था पेन से। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक हो गया। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 38 देखता हूँ डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़े ध्यान से आप देखिए, अपनी मैथमेटिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी मैथमेटिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, गणित स्ट्रॉन्ग रखनी है आपको। 10th लेवल तक मैथमेटिक्स आपकी बढ़िया रखी अपनी। और आपने ये तो पेपर में पढ़ा होगा कि 9th और 10th में अब मैथ्स आगे अब कब लागू होता है, परंतु 9th 10th में मैथ्स अब ऑप्शनल नहीं, वो क्या हो जाएगा, अनिवार्य कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो 9th 10th में आगे जाकर के भविष्य में 9th और 10th मतलब मैथ्स आप क्लास 1 से क्लास 10 तक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और वो इसलिए उसकी आवश्यकता है कि बच्चों का मैथ्स का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। किसी भी कंपटीशन में जाते हैं वहाँ रीजनिंग का पेपर आता है, तर्क शक्ति परीक्षण, उसमें आपको मैथ्स के प्रश्न मिलेंगे वहाँ। अब मैथ्स आप छोड़ दिया आपने 8th में, तो फिर आपका मैथ्स का ग्राउंड जो है बैकग्राउंड कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप देखो, p/8 क्वेश्चन है आपका, p/8 इज इक्वल टू 7/24 में p का मान होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में p की वैल्यू बताइए। अब आपको ध्यान देना है कि बीच में कैसा चिन्ह है, बराबर का है, इज इक्वल टू का साइन है, ये दोनों बराबर हैं। अब सॉल्व करना है तो एक्चुअली होता क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है। 28 इंटू पी इज इक्वल टू 8 इंटू 7 होता है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसको बोलते हैं वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस ऐसे। पर यहाँ पर मुझे p की वैल्यू चाहिए, तो ये कहाँ मल्टीप्लाई होगा, जाके यहाँ। ठीक है, मुझे p की वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो सीधा मैं जब p की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। तो 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 24, इस 8 की मल्टीप्लाई 7 के साथ। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ सीधे। अब काट लीजिए इसको, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, 8 कम 8 8 या 24। तो p की वैल्यू कितनी होगी, p इज इक्वल टू 7 1 जा 7 डिवाइड बाय 3 2 जा 6। तो 7/6। ठीक है, 7/6 यहाँ पर p की वैल्यू आनी है। अब मैं 7/3, सॉरी ये 3 है, 7/3, 7/3 p की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। अब इसमें भी 4 ऑप्शन हैं आपके, 4 विकल्प हैं। एक विकल्प आपका है, यहाँ पर लिख देता हूँ 7/8, बी वाला ऑप्शन है 7/3, सी बाई ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन 7/24 और डी बाई ऑप्शन है 7/4। ये तो कौन सा वाला सही है, 7/3 किसमें, बी वाला। तो ये वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है, ये आपको करना था सही, 7/3। ठीक है, और इसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, p की वैल्यू कितना, 7/3। ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ध्यान से इसको देखिए,
इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स होती है, बेसिक मैथमेटिक्स होती है, आपकी फाउंडेशन, आपकी भूमिका को जो मजबूत करती है, वो यही तो है, यही क्वेश्चन तो है वो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन देखते हैं। थोड़ा नीचे से कर लेता हूं, आगे ऑप्शन के लिए जगह रख लेता हूं यहां। क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्यूशन। अब पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, यहां देखिए आप। एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। यदि बहुभुज का परिमाप 25.2 सेंटीमीटर हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी वो निकालना है। ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन is 4.2 centimeter if the perimeter of the polygon is 25.2 centimeter, then the number of sides of polygon will be। ध्यान दीजिए, एक समबाहुभुज, अब यहां फोकस करना है, समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन, इंग्लिश में बोल रहे हैं रेगुलर पॉलीगन और हिंदी में कह रहे हैं समबाहुभुज। सम का अर्थ है समान और बहुभुज, बहुभुज तो आप जानते हैं। ठीक है, तीन या तीन भुजाओं से, तीन या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति है तो क्या होता है? त्रिभुज होता है। चार भुजाओं से घिरी आकृति तो चतुर्भुज होता है। पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति तो पंचभुज होता है। ऐसे आगे आगे चलता रहता है। ठीक है, तो सम बहुभुज, सम मतलब समान, बहुभुज जो एक बहुभुज है जिसमें तीन या तीन से ऊपर भुजाएं होंगी, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या समान है, सम समान है। ठीक हो गया, कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। लंबाई अलग अलग नहीं है भुजाओं की, सेम है। ठीक हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4.2 सेंटीमीटर। यदि बहुभुज का परिमाप, परिमाप मतलब बाहरी माप, जैसे मैं यहां पर बनाऊं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? इस साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ, इस भुजा की लंबाई धन इस भुजा की लंबाई धन इस भुजा की लंबाई, क्या होगा? परिमाप। चतुर्भुज है, चार भुजाओं की कोई आकृति है ये, इसका परिमाप कैसे निकलेगा? इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई, दिस साइड लेंथ ऑफ दिस साइड प्लस लेंथ ऑफ दिस साइड प्लस लेंथ ऑफ दिस साइड प्लस लेंथ ऑफ दिस साइड, क्या हो जाएगा? परिमाप, पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका परिमाप भी दिया हुआ, मतलब सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए, आपको ज्ञात करना है कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी जिसकी एक भुजा की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है और समबाहुभुज का परिमाप इतना है। ठीक है, तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं मान लेता हूं, माना समबाहुभुज में n भुजाएं हैं। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं, माना नहीं, हमें मालूम नहीं है। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी। ठीक है, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन विल बी, पॉलीगन में कितनी साइड होंगी? तो मान लेता हूं, माना बहुभुज में n भुजाएं हैं। माना बहुभुज में n भुजाएं हैं। ठीक है, समबाहुभुज, एक बात ये भी लिखना पड़ेगा, समबाहुभुज में n भुजाएं हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन बी n। ठीक है, अब कितनी भुजाएं हैं? n भुजाएं हैं, तो इसका मैं परिमाप निकाल लेता हूं। परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर।
इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। कैसे निकलेगा? एक साइड की लंबाई है 4.2 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई कितनी है 4.2, तो अगले की भी 4.2, अगले की भी 4.2, अगले की भी 4.2, तो सबको प्लस करना है तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, माना 4.2 4.2 4.2 4.2, 4 साइड्स हैं उसमें, तो उसका पेरीमीटर परिमाप कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 4, 4.2 प्लस 4.2 प्लस 4.2 प्लस 4.2 इज इक्वल टू 4.2 इंटू 4। तो एक साइड की जो लेंथ है 4.2 है और उसमें साइड कितनी n है, तो उसका पेरीमीटर, उसका परिमाप कितना हो जाएगा 4.2 इंटू n। ये हो गया पेरीमीटर। बाहर की सब भुजाओं का जोड़। एक भुजा की लंबाई 4.2 है, उसमें कुल n भुजाएं हैं, सभी भुजाओं की लंबाइयां समान हैं क्योंकि वो समबाहुभुज है, इसलिए उन सब भुजाओं की लंबाई का योग कितना हो जाएगा 4.2 इंटू n। सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, या आप ये कह सकते हैं कि जब समबाहुभुज है, माना n भुजाएं हैं, तो एक भुजा की लंबाई से गुणा कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये कितना होगा, ये पेरीमीटर तो हमारी ओर से आया, जबकि उन्होंने पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप दिया हुआ इतना, हमारे हिसाब से इतना परिमाप आया, उनके हिसाब से इतना परिमाप आया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 4.2 इंटू n बराबर 25.2। ये भी परिमाप है, ये भी पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर, दोनों आपस में बराबर हो गए। अब यदि आप n का मान निकालेंगे तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है 4.2, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25.2 डिवाइडेड बाई, देखो n की वैल्यू निकालने तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो n का मान निकालेंगे तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.2। ठीक है, अब बात ये आती है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो आप चाहो तो डेसिमल हटा दो ऊपर नीचे से, तो ये हो गया 252/42, ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको काट सकता हूँ, आप 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। मैं इसको सीधे 7 से काट रहा हूँ, 7 छके 42, 7 6 जा 24 और 7 3 जा 21। ठीक है, 4 बचा 42, 7 6 जा 42 और 6 से काट लीजिए, 6 छके 36, तो n बराबर 6। ठीक है, आप पहले 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया। तो इसकी जो साइड्स होंगी इस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होंगी 6, इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी 6 होंगी। तो चलो, अब यहाँ पर तो जो प्रश्न था उसमें आपको ABCD ऐसे विकल्प थे दिए हुए, यहीं लिख लेता हूँ मैं, ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन था 3, सी ऑप्शन 5 एंड डी ऑप्शन था 4। तो राइट ऑप्शन क्या है, हमारे पास आया टोटल साइड कितने हो जाएंगे, कुल भुजाओं की संख्या 6 है, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि वो MR सीट पर आंसर देने हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए डियर स्टूडेंट। दी गई आकृति में x तथा y का मान है। इन द गिवन फिगर द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, ये जो फिगर है ना, ये 50 डिग्रीज है, ये y है, ये x है, और ट्रायंगल की ये वाली साइड आगे बढ़ा रखी है और ये वाली साइड भी आगे बढ़ा रखी है, और ये वाला एंगल क्या है 60 डिग्रीज है, 60 अंश है, तो x और y का मान निकालना है। ठीक हो गया।
एक्स और वाई का मान चाहिए। कितना सरल क्वेश्चन ये है। देखिए दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये कोण क्या कहलाते हैं? ये कोण क्या कहलाते हैं? यदि इस टाइप से दो रेखाएं आ रही हैं, एक रेखा ये है, एक है, तो ये कोण क्या कहलाते हैं? ये कोण और ये कोण, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। या चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आपस में बराबर होते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसे यहाँ पर भी तो होना है। ये जो है कैसे कोण है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y की वैल्यू क्या होनी है? 60। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखो तो y इज इक्वल टू 60 y इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। कैसे मालूम हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो ये 60, तो ये भी 60 हो गया। ठीक हो गया। अब ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 अंतः कोण है। ठीक है, ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्रीज। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आता है। ये आप जानते हैं। सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। इन तीनों को मैं प्लस कर लेता हूं। देखो x प्लस ये 50 डिग्रीज है, प्लस ये 60 डिग्रीज है, ये हो गया 180 डिग्रीज। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों को प्लस करेंगे तो 180 आना है। अब देखो x प्लस 60 और 50 कितना हो गया? 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब यहाँ पर पक्षांतर कीजिए, ट्रांसपोजिशन, प्लस 110 को यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और 180 में 110 माइनस हुआ तो ये हो गया 70 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 70। यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, x की वैल्यू 70 हुई, और y इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। x तथा y का मान है, x तथा y का मान है। x का मान 70 है, y का मान 60 है। पहले x पूछा हुआ है, x का मान 70, तो पहले ये आएगा। ठीक है, 70, और y का मान तब आएगा 60। तो 70 और 60 कहाँ पर है? आप देख रहे हैं ये वाला 70 और 60। यदि 60 और 70 होगा तो गलत हो जाएगा। पहले x पूछा हुआ है ना, x तथा y का मान, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x पहले लिखेंगे 70 डिग्रीज कॉमा 60 डिग्रीज। तो ये वाला आंसर डियर स्टूडेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर, इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऐसे OMR शीट में ये करना था। ठीक हो गया। अब चलो इस क्वेश्चन को भी 41 को भी मैं यहां पर कर लेता हूं, मेरे पास जगह यहां पर है, तो यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 8 की कौन सी घात रखने पर प्राप्त मान 2 to the power 6 के मान के बराबर होगा? What power of 8 when raised will be equal to 6, 2 to the power 6? What power of 8 when raised will be equal to 2 to the power 6?
8 की मैं कौन सी पावर रखूँगा, 8 की मैं कौन सी घात रखूँगा कि वो 2 टू द पावर 6 के बराबर हो जाए। ठीक है, आपने घातांक एवं घात पढ़ा है वहाँ, पावर एंड पढ़ा है ना एक चैप्टर आपने क्लास 8 में, घात एवं घातांक। घात एवं घातांक का चैप्टर से है ये क्वेश्चन। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक हो गया। तो 8 की कौन सी घात, माना x घात, तो 8 की घात x, मैंने 8 की x घात रख दी। 8 की कौन सी, अब मुझे नहीं मालूम कौन सी, तो मैंने कहा x, ये हो गया घात। 8 की कौन सी घात, 8 की x घात रखने पर प्राप्त मान कितना हो गया, 2 टू द पावर 6 हो गया। ये कह रहा आपसे व्हाट पावर ऑफ 8, व्हाट पावर ऑफ 8, x, 8 रेज टू द पावर x, 8 की x पावर करूंगा तो इसके बराबर होगा। ठीक है, विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 6। अब ये दोनों इक्वल हैं, अब इनको मैं हल करता हूं। देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं आप देखो 8 हो गया आपका 2 इंटू टू, तो आप जानते हैं पूरी पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। 2 इंटू टू, 2 दूने 4, दूने 8, 2 टू जा 4, टू जा 8। अब 2 इंटू टू को क्या लिखते हैं, 2 3 बार मल्टीप्लाई में है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3। 2 इंटू टू क्या हुआ, 2 टू द पावर 3, और बाहर से पावर x है तो ये हो गया 2 टू द पावर 6 8 की वैल्यू ये आ गई 2 टू द पावर 3। 8 को लिखते हैं आप क्या, 2 इंटू टू, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो 8 की जगह पे 2 टू द पावर 3 और बाहर से पावर x अब देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम होते हैं कि जब पावर की पावर होती है, ये भी घात है और ये भी घात है, जब घात की घात होती है, ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 3x। अब ध्यान देना आपने यहां पर आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। अब क्या होगा आप देखो, बराबर है ना बीच में, इक्वल का साइन है, इक्वल टू का साइन है, अब बेस सेम है, देखो इनका आधार समान है, आधार समान है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 3x भी 6 के बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 3x इज इक्वल टू 6। ऐसा तभी होगा क्योंकि बेस सेम है, आधार समान है, इसलिए पावर भी समान होगा, 3x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू, अभी यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में चला जाएगा 6/3, क्योंकि 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू चाहिए तो 3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 3 दूनी 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, x की वैल्यू आ गई 2। तो आपको पूछा हुआ था कि x की कौन सी घात, तो मैंने कहा कि x की ये वाली घात रखने पर, और x का मान कितना है 2, तो x की मतलब 8 की कौन सी घात होनी चाहिए 2, ये वाला देखो, ये ऑप्शन सही है ठीक है ना। x की कौन सी घात, हमने कहा 2। अब देखो x की कौन सी घात, हमने कहा 2, तो a टू दी पावर, सॉरी 8 की कौन सी घात, हमने कहा 2, तो a टू दी पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 8, ये हो गया 64। घात रखने पर मान 2 टू द पावर 6 हो जाता है, 2 टू द पावर 6 कितना हुआ, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 6 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, ये भी 64 आ गया। तो आगे आंसर सही, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी रूप में। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या अपने व्युत्क्रम के बराबर है? Which of the following number is equal to its reciprocal? अपना व्युत्क्रम, जैसे 3 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 1/3। 2/3 का व्युत्क्रम 2/3 का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ये हो जाएगा 3/2। उल्टा कर दो, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर में ले आइए। हर को अंश बनाओ, अंश को हर बनाओ, तो क्या निकलता है? व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। तो ऐसा कौन नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर है? तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1 का करेंगे तो क्या होगा? 1/1, और 1/1 क्या होगा? 1। तो 1 एक ऐसी नंबर है, 1 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के बराबर है। ठीक है, 1 इज अ नंबर हुज रेसिप्रोकल इज आल्सो 1। तो ये है, ठीक हो गया। और ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये सब परिमेय संख्याएं हैं बच्चों। ये हो गया, इसका आंसर ये है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। 43 के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, इसी में, इसी के ऊपर यहाँ, ठीक हो गया ना, यही जगह बना लेता हूँ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई होगी, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल विल बी। कोई रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ ये दी हुई है हमको, लंबाई और चौड़ाई किसी आयत की दी हुई हैं। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। और विकर्ण कैसे बनता है? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाइए, ठीक है, विपरीत शीर्षों को मिलाइए। तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये बन गया विकर्ण। ये क्या बन गया? विकर्ण बन गया। ठीक हो गया। ये भुजाएं हैं, ये साइड्स हैं, अरे डायगोनल है। मैं नाम लिख लेता हूं, माना ABCD, ये कोई रेक्टेंगल है, आपको दिया हुआ है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। लेंथ 8 मीटर है, तो ये लेंथ हो गया 8 मीटर होगी, और इसकी ब्रेथ दी हुई है आपको, ये 6 मीटर है। तो रेक्टेंगल को आप जानते हैं, रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ईच एंगल इज 90 डिग्रीज। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये 90 डिग्री है। और जब ये 90 है तो ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। हमको तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसके विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो ये वाला चाहिए ये। अब ये 90 डिग्री है, रेक्टेंगल का एंगल है ना, आयत का कोण है ना, 90 अंश होता है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में क्या विशेषता होती है समकोण त्रिभुज की? कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट। आप कह सकते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
ये पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर, अच्छा इन्होंने ठीक है, कर्ण का वर्ग, अब इतना ही ले रहा हूं ना मैं, इसलिए मैंने इसको कर्ण बोला। अब समकोण त्रिभुज के लिए तो कर्ण होगा और आयत के लिए विकर्ण हो जाएगा, अलग अलग नाम है ना, ठीक है ठीक है। तो मैं इस वाले त्रिभुज को ले रहा हूं, तो कर्ण का वर्ग बराबर ये आधार का वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ये मैं लिख दिया। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर कितना है? 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है? 6 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग मतलब 8 गुणा 8, 8 स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36, इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये हो गया 100। तो मेरे पास क्या आया यहां से? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इसका वर्ग 100 हो गया। तो यदि मैं ए सी निकालना चाहूंगा तो कैसे निकलेगा? आपने वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो यदि आप ए सी निकालना चाहेंगे तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं 100 का, ठीक है। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। तो जो विकर्ण आया, जो इस आयत का विकर्ण आया, ठीक है, वो कितना होगा? 10 होगा। तो इसमें से डियर स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, 10 मीटर। उसका जो विकर्ण होगा डायगोनल हो जाएगा, ये 10 मीटर आएगा। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। दी गई आकृति में x का मान होगा। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x विल बी। एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है और ये आयत के विकर्ण हैं। रेक्टेंगल है और उसके डायगोनल्स हैं, और आपको मालूम है कि आयत के विकर्णों की लंबाइयां समान होती हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज हैव द सेम लेंथ, जितना ये होगा उतना ये होगा। दूसरी विशेषता होती है कि आयत के विकर्ण समुद्विभाजित करते हैं, जितना यहाँ उतना ही यहाँ, दूसरे में बढ़ता है, जितना यहाँ उतना ही यहाँ। और जब ये इसके बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जितना ये उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये, ठीक है ना। तो ये वाले लेंथ और ये वाले लेंथ आपस में क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब 4x प्लस 16 और 6x प्लस 2 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अब मैं लिख दूंगा 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 6x प्लस 2, ठीक हो गया। या 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 16, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, या 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 16। अब करते हैं पक्षांतर। सजाती एक तरफ और विजाती, सजाती एक तरफ, आप समझ लीजिए। मेकिंग ट्रांसपोजिशन, तो जो लाइक टर्म्स है ना, जैसे ये और ये लाइक टर्म है, ये नंबर हैं, ये संख्याएं हैं, तो ये एक तरफ ले जानी है। अरे क्या है ये बीजगणितीय कोई, ठीक है, सिंबल है, एक्स है ना, एक्स है, ये 6x है, 4x है, इनको एक साथ लाएंगे तो यहाँ ये 4x है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, या ये +2 है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 6x माइनस 4x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस हो गया, इज इक्वल टू, ये तो यहाँ के माइनस हो गया ये। अरे +2 जब इसके साथ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज हो रहा है, ट्रांसपोजिशन हो रहा है, पक्ष चेंज हो रहा है। तो जब आप साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाता है।
16, ये +2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो 6x में 2x माइनस हुआ तो 6 - 4 2, तो 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 16 - 2 कितना हो जाएगा? 14। और 2x का क्या मतलब होता है? 2 × x होता है। 2x का क्या मतलब हुआ? 2 × x इज इक्वल टू 14। तो जब x की वैल्यू निकालूंगा तो 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, या मल्टीप्लाई में या भाग में चला जाएगा। 14/2, 2 7 जा 14, तो x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी हुई? 7 हो गई। x का मान निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू हो गया 7। ये वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई, और मैंने इसको वो कर दिया। ठीक है, इसको इन सर्किल, या मैं कहूँगा इसको मैंने पूरा गोला भर दिया है, पूरा सर्किल भर दिया है मैंने। ठीक हो गया? इसका तो ऐसा आंसर निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक प्रायिकता का प्रश्न है। ये नीचे वाला जो प्रश्न है ना, किसका प्रश्न है? प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है। अब ध्यान से आप समझिए, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 45। एक थैले में 6 लाल और 4 हरी गेंद हैं। 4 लाल, 6 लाल, 6 लाल रेड, 6 रेड बॉल हैं, और उसमें 4 हरी गेंदें हैं, ग्रीन। एक बैग के अंदर, उस बैग के अंदर 6 रेड हैं और 4 ग्रीन है। थैले के अंदर से बिना देखे, जब बिना देखे की बात होती है कि बिना देखे थैले से कुछ निकालना है, कोई बॉल निकालनी है, तो ये प्रश्न बन जाता है प्रायिकता का। एट रैंडम, यादृच्छया, बिना देखे अंदाज से निकाल रहे हैं एक बॉल, तो ये प्रायिकता का प्रश्न बन जाता है, प्रोबेबिलिटी का प्रश्न बन जाता है। बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता होगी। ए बैग हैज 6 रेड बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। एक बैग के अंदर 6 रेड बॉल हैं और 4 ग्रीन बॉल है। ठीक, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग के अंदर देखना नहीं है, बिना देखे, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता आप जानते हैं, अनुकूल संयोग बटे कुल संयोग, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या है, सूत्र भी लिख देता हूं। प्रायिकता बराबर किसी घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल संयोग, अनुकूल संयोग फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय कुल संयोग टोटल इवेंट्स। ठीक है, अनुकूल संयोग, अनुकूल संयोग मतलब अब हम रेड बॉल देखना चाह रहे हैं, बिना देखे बैग में हाथ डाला और रेड बॉल आ जाए, तो रेड बॉल निकलने की कितनी संभावनाएं हैं? 6। कोई भी रेड बॉल निकल जाए इनमें से 6, इन 6 बॉलों में से कोई एक निकल जाए तो वो है अनुकूल। हमारे हिसाब से जो हम चाह रहे थे कि रेड बॉल निकल जाए, तो ये हो गए 6 डिवाइडेड बाय कुल संयोग टोटल इवेंट्स। तो 6 रेड हैं और 4 ग्रीन है, तो 6 और 4 कितना हो? 10। टोटल संयोग, ठीक है, टोटल इवेंट्स वहाँ 10 है, 6 बॉल और 4 बॉल कितना हो गया? 10। तो 10 में से रेड कितने? 6 हैं, तो ये फेवरेबल है, और ये टोटल हैं
आप काट लीजिए। देखो कुछ बच्चे यहाँ पर, कुछ बच्चों को लगा कि 6/10 तो है ही नहीं कहीं, अरे ये सवाल गलत है क्या। ध्यान देना बच्चों, कभी भी फ्रैक्शन इस रूप में नहीं लिखा जाता, भिन्न इस रूप में नहीं लिखी जाती, भिन्न को लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, न्यूनतम पदों के रूप में। अब वो किसी से न कटे। अब यहां पर देखो ये 2 से कटता है, ये 2 से कटता है, मुझे अभी काटना पड़ेगा इसको। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 से इसको भी काटा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये हो गया 3/5। ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको फिल कर लेता हूं, ये जो सर्किल है मैं फिल कर लेता हूं, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपकी समझ में आ गया। तो 6/10 आंसर नहीं लिखेंगे, जैसे कहीं पर आ रहा है 4/8, तो 4/8 आप नहीं लिखेंगे, उसको और सॉल्व करिए और सिंप्लीफाई करिए, सरलतम रूप में लिखिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2। तो 6/10 नहीं लिखना आंसर, क्या लिखना है, इसको काटिए आप, 2 से भी कटेगा, यह भी कटेगा, 3/5 दिस द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं डियर स्टूडेंट, 46 और 47। पहले 46 देखते हैं। 23 के घन में इकाई का अंक होगा, द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 23 इज। तो 23 का घन, आप देखो 23 का घन का मतलब क्या हुआ, 23 का घन, 23 का घन हुआ बच्चों 23 टू द पावर 3, 23 की घात 3, ये घन हो गया इसका। तो इसका मतलब हुआ 23 इंटू 23 इंटू 23। अब वो कह रहे हैं इसका क्यूब करके इकाई का अंक क्या आएगा। जब मैं मान निकालूंगा तो यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ दिस। तो आप सीधी सीधी क्या करो, इनका मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27। तो 27 में जो यूनिट प्लेस पर है, ठीक है, इकाई की जगह पर है, वही तो इकाई के स्थान पर आएगा। सिंपल सा है कि इसके क्यूब में इकाई के स्थान पर कौन अंक आएगा, आप देखो 3 3 जा 9 3 जा 27, इकाई के स्थान पर ही आएगा 7। तो ये हो गया, ये वाला करेक्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, इकाई के अंक में यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ दिस इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलो इसका तो आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लिए है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए जरा यहां जगह बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 26 को मैंने इरेज कर दिया यहां से। ठीक है, अब मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करूंगा, कि बिना सॉल्व करके नहीं निकलेगा। और ध्यान से समझना भी है आपको ये क्वेश्चन, ध्यान से आप समझेंगे भी क्वेश्चन। देखो राधिका ने एक कार रुपीस 3 लाख मिली, 3 लाख में एक कार खरीद ली। ठीक हो गया। पहले वर्ष के अंत में कार का मूल्य 10% कम होगा। स्वाभाविक है, जब आप पहले साल कार लेंगे या कोई सामान लेंगे तो अगले साल उसका रेट डाउन, कार का कीमत ऐसा तो होता है। माना आपने 10 लाख की कार ली इस साल, तो अगले साल क्या हो जाएगा, 10 लाख थोड़ी उसकी कॉस्ट होगी, कम हो जाएगी। तो कितना हो गया, 10% कम हो गया। ठीक, तथा अगले वर्ष कार का मूल्य 15% कम हो गया, और अगले साल आप जब उसका मूल्य जानेंगे तो और कम हो जाएगा। वो एक साल में इतना कम हो गया, 10 लाख की कार, एक साल बाद आपने देखा यार मेरी कार कितने में बिकेगी, पता चला 8 लाख में बिक रही है। कहाँ 10 की ली थी, 8 में बिक रही। उसके अगले साल आपने फिर पता किया कि कार कितने में मैं यदि बेचूंगा तो कितने में बिकेगी, तो आपको मालूम चलेगा आप केवल 6 लाख में बिक रही है, तो घट रहा है ना। तो वही प्रश्न ये है कि एक साल में कार का मूल्य 10% कम हो गया,
तथा अगले वर्ष कार का मूल्य 15% कम हो गया। ठीक हो गया। 2 वर्षों में कार के मूल्य में हुई कुल प्रतिशत कमी होगी। इन 2 सालों में कार के मूल्य में कितना परसेंटेज की कमी हुई। ठीक हो गया। इन 2 सालों में कितना परसेंटेज घटा कार का, कितना प्रतिशत कार का मूल्य घटा। राधिका bought a car of Rs 3 lakh. At the end of first year, price of the car decreased by 10%, and further next year, price of the car decreased by 15%. In the 2 years overall, decrease percentage in the price of the car will be। अब ध्यान दीजिए, आप क्या करना है बच्चों कि 3 लाख में कार ली थी, 1 साल बाद 10% घट गया, तो 3 लाख का 10% निकाल दो। 3 लाख का 10% निकाल दीजिए, कायदा से कह रहे हो 10,000। 3 लाख का 10% निकालिए। 10% कैसे निकालते हैं? इंटू 10/100। 10% का मतलब ये होता है 10/100। अब देखो, एक जीरो से एक कट गया, एक जीरो से कट गया, तो कितना हो गया ये 30,000। 1 साल बाद कार का मूल्य इतना कम हो गया, 1 साल बाद। तो क्या होगा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दाई, इतना कम हो गया। तो 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद कार का मूल्य अब कितना रह गया? 1 वर्ष बाद कार का मूल्य, कार का मूल्य। ठीक हो गया। कितना हो गया? पहले 3 लाख था और इतना कम हो गया बच्चों। ठीक है, कितना कम हो गया? तो कितना हो गया ये? आप देखो, ये हो रहा है 2,70,000। इतना रह गया। ठीक हो गया। 1 साल में इतना घट गया। तो 3 लाख था, अब 1 साल बाद कीमत कितनी होगी? इतना हो गया। अब अगले साल कीमत और कितनी घट गई? उसका जो वैल्यू है इतना और कम हो गया। तो ये है ना कीमत, 1 साल बाद तो ये कीमत है। कितना घट गया? 15%। तो इसका 15% निकाल लीजिए। ठीक है, इसका 15% कैसे निकलेगा? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 15/100। अब काटिए, 1 2 1 2 काट दीजिए। 15 सत्ते 105, 10, 15 दूनी 30 और 10 40, और 2 जीरो लगा लीजिए। इतना रुपया और कम हो जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दाई, इतना और कम हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपया और कम हो गया। तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य कितना हो गया? 2 वर्ष बाद कार का मूल्य कैसे निकलेगा बच्चों? इसमें से 1 साल बाद ये था और अगले साल इतना और घट गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा मैं। तो 27,000 में 40,500 और माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसको माइनस कर लीजिए। देखिए, 2740 हैं और मैंने इसको 40,500 माइनस कर दिया। तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 6 में से 4 गया 2, ये 2। तो ये रह गए कार की मूल्य। कार का मूल्य 2 साल बाद 2,29,500 रुपये रह गया। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य ये हो गया। शुरू में इतना था, अब इतना हो गया बच्चों, इतना घट गया भाई। ठीक हो गया। अब क्या कह रहे हो? 2 वर्षों में कार के मूल्य में कुल प्रतिशत कमी होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि 2 साल के बाद कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक है ना, कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब देखो डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जा रहा है
कि 2 वर्षों में कार के मूल्य में कुल कितनी प्रतिशत कमी आई। तो पहले तो ये देखो कि 2 वर्ष बाद कार का मूल्य कितना कम हुआ। पहले वर्ष में इतना कम हुआ था और दूसरे वर्ष में इतना कम हो गया, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। 2 साल में कार के मूल्य में जो कमी आई, कितनी कमी आ गई, 30,000 में 1 साल में इतना कम हुआ, प्लस 500। पहले साल कार का मूल्य में इतनी की कमी आई, अगले साल में इतनी की कमी आई, ये कितना हो गया 70,500। इतना कम हो गया 2 साल में। परंतु आंसर ये नहीं चाह रहा है। आंसर क्या चाह रहा है, 2 वर्षों में कार के मूल्य में हुई कुल प्रतिशत कमी, कितना प्रतिशत कमी हुई, प्रतिशत पे पूछ रहा है, 100% में पूछ रहा है। इन द ईयर ओवरऑल डिक्रीज परसेंटेज, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। तो उसका तरीका क्या है निकालने का, आप देखो प्रतिशत कमी यहां निकाल लेता हूं, कितना प्रतिशत कमी आई। तो देखो, आप देखो कुल कितना कम हुआ 2 सालों में, इतनी कम हुआ कार का दाम 70,500। और जब प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, बटे कार का हमेशा लॉस या प्रॉफिट हमेशा मूलधन पे निकलता है। जो प्रिंसिपल होती है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो प्रिंसिपल होती है मूलधन पे निकलता है। तो पहले कार का मूल्य क्या था, 3 लाख था, तो इसी पे निकलेगा, घटा कि बढ़ा, तो घटा है तो इसी पे निकलेगा। तो इसको 3 लाख से भाग दे दीजिए, और प्रतिशत में चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज में चाहिए तो ये तरीका है। लॉस इतना कम हो गया, डिवाइड बाय कुल कॉस्ट इंटू 100, एक परसेंटेज निकलेगा 121212। ये मैंने 0 काट दिए, ठीक है। ये 30 बच गए, 705, 5 से काट रहा हूँ, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 2 4, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो ये हो गया 47/2। और 47 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 47 में 2 से डिवाइड करूंगा, 2 2 जा 4, 7, 2 3 जा 6, 1 पॉइंट लगा लीजिए। अब भागने जा रहा है, दशमलव लगाओ और यहाँ शून्य बढ़ाओ, तो 2 5 जा 10। तो ये हो गया 47/2 का मतलब हुआ कितना परसेंटेज हो गया, ये 23.5%। इतना प्रतिशत कमी आई। और आंसर कौन सा है, ये वाला देखो, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं क्लास 8 में, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 9x - 7xy का वर्ग है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस। इसका वर्ग करना है, मतलब कि 9x - 7xy का वर्ग, मतलब पूरे का करना पड़ेगा। तो कुछ सूत्र होते हैं, आपको मालूम है कि a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही है, ये a मान लो, अरे मान लो b, इस पूरे को a मान लो, अरे इस पूरे को b मान लो, अरे ये वाला सूत्र लगा दो, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, इस पूरे को मैं a कह रहा हूं, इसको a मानिए, तो 9x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको मैं कह रहा हूं कि आप b मानिए,
7xy का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे ये है 9x इंटू बी में कह रहा हूं इसको आप मानिए 7xy। अब हल करिए। 9x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 9x का स्क्वायर का मतलब हुआ 9x इंटू 9x, स्क्वायर है ना, दो बार गुणा हो जाएगा, 9 9 जा 81 और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो ये तो बन गया 81x स्क्वायर प्लस 7xy का स्क्वायर क्या होगा, दो बार मल्टीप्लाई करिए 7xy इंटू 7xy, दो बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्क्वायर है ना, तो दिस इंटू दिस, 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49, x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, y और y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर, तो दूसरा हो जाएगा 49x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस, अब आप देखो 9 दूने 18, 9 2 जा 18 और 7 जा कितना हुआ 133, ठीक है, नहीं 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 छके 108, 18 सतते 126, 126 होगा, 18 7 जा, ठीक है, 18 पंजे 90, 18 छके 108, 18 सतते 126, तो 18 इंटू 7 हो गया 126, 126, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और y छूट गया ये, तो अब मिलाओ कौन सही है, ये नहीं, ये इसमें दो टर्म है नहीं, इसको देखो 81x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 126x स्क्वायर वाई, बिल्कुल ये सही है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऐसा इसका उत्तर होना है, ये वाला सही बच्चों, ये वाला ठीक हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 वाला क्वेश्चन देखिए, 3m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 15 के गुणनखंड हैं, फाइंड द फैक्टर्स, इनके फैक्टर करिए, 3m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 15, इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर का तरीका है, गुणनखंड करने का तरीका है, त्रिपदी बोलते हैं उसको, ट्राइनोमियल टाइप का है ना, तो इसका गुणा होता है बच्चों, इसका आपस में गुणा होता है 3m स्क्वायर इंटू 15, पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, 15 तियां 45 m स्क्वायर 45 m स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऐसे दो पार्ट करिए, इसके ऐसे दो हिस्से करिए कि प्लस या माइनस करने पर तो कितना आ जाए 18m आ जाए, ठीक है, और गुणा करने पर यह आ जाए, ठीक है ना, तो आप जाते हैं 15 गुणा गया 3, 15 त्यहाँ होते हैं 45, ठीक है, तो यदि मैं इसी को ऐसा लिख दूं 15m इंटू 3m, तो ये कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45, m और m का मल्टीप्लाई m स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस करूंगा 15m प्लस 3m तो 18m आएगा, तो 18m के दो पार्ट कर दिए मैंने, इसके दो हिस्से कर दिए, कैसे कर दिए कि 3m स्क्वायर प्लस 18m को मैंने लिख दिया 15m प्लस 3m, वो मैंने इसलिए लिखा, और प्लस 15 लास्ट में ऐसा का ऐसा उतर गया, 18m के दो भाग कर दिए 15m प्लस 3m, और 15m और प्लस 3m करेंगे तो ये आएगा, और इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई जो आएगा वो इसका मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ये तरीका है इसका। तो अब आप देखो
इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 और 15 है, 3 5 जब 15 थी तो 3 कॉमन है। एम स्क्वायर, एम में क्या कॉमन है, एम कॉमन है, ठीक है ना। 3 एम स्क्वायर और 15 में कॉमन क्या है, यहां पर आप देखो, थोड़ा और समझा देता हूं मैं आपको इसको। आप देखो ना, 3 एम स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू एम, 3 एम स्क्वायर हो गया। और 15 को क्या लिखूंगा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू एम, 5 3 जब 15 हो गया। अब मैंने कॉमन क्या ले लिया दोनों में, एक तो 3 लिया और एक एम ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा यहां पर एम, इसकी जगह पे एम हो गया, प्लस ये मैंने ये लिखा हुआ है 3 और एम तो कॉमन आ गया बाहर, तो क्या बचा अंदर 5, प्लस यहां पर देखो 3m को लिख दूंगा 3 इंटू एम, और 15 को लिख दूंगा 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या आएगा, ये और ये कॉमन है दोनों में, तो 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन हो गया तो यहां पर बच गया m, और बीच में प्लस, ये तो बाहर आ गया +5, ठीक है। m+5 दोनों में कॉमन है, m+5 ये दोनों में कॉमन है, तो ये मेरा कॉमन आ जाएगा, m+5 दोनों में है, यहां भी है, यहां भी कॉमन आ गया। अब यहां पर क्या बचा 3m, ठीक, प्लस ये तो कॉमन आ गया बाहर, ये 3, ठीक है। अब इसमें और भी कॉमन आएगा, देखो 3m + 3 में क्या कॉमन आएगा, यहां देखो आप, इसमें देखो और ढंग से मैं इसको लिख सकता हूं, आप देखो और सरल तरीके से, यहां पर आप देखिए m+5 इंटू 3m+3, इसमें कॉमन क्या है 3 है, देखो 3 अब 3 को क्या लिख देंगे 3 इंटू 1, तो m+5 इंटू यहां से कॉमन 3 आ गया, 3 कॉमन आ गया तो यहां पर बच गया m, प्लस यहां पर कितना बचा 1, क्योंकि 3 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 1, अब बाहर आ गया ना 3, तो ये हो गया। आप चाहो तो इसको पहले लिख लो 3, ठीक है, 3, इस पूरे को मैं पहले ले आता हूं m+1, और इसको बाद में लिख देता हूं m+5, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है, ये तो जिस करेक्ट आंसर है, ये सही आंसर हो गया बच्चों, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये वाला 3m+1 m+5, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। दूध से भरे 6 सेंटीमीटर भुजा के एक घनाकार बर्तन को दूसरे बेलनाकार बर्तन में खाली किया जाता है। ये दूध से भरा एक घनाकार बर्तन है, 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 होगा, घन है, घनाकार है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो जाएगी। इसमें दूध भरा हुआ है, यदि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, इसके अंदर जो दूध है, ठीक है, इसके अंदर जो दूध है, ठीक है, उस दूध को इसमें खाली किया जा रहा है, इसमें डाला जा रहा है, ठीक है, दूध है, इसमें डाला जा रहा है, इसके अंदर का दूध ही भरा हुआ है फुल, वो दूध इसमें खाली कर दिया। यदि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आप जानते हैं क्या होती है, ये होती है त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, या यहां से भी कह सकते हैं त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। तो बर्तन में दूध की ऊंचाई का स्तर होगा, और जब इसमें इसका दूध यहां डालेंगे तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ेगी, तो कितनी ऊंचाई तक दूध भरेगा, यह है प्रश्न, ठीक हो गया। ए क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर filled with milk is imparted into another cylindrical vessel, इसका मिल्क यहाँ
इम्पिटेट किया जा रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल इज 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है, देन द हाइट ऑफ द मिल्क इन द वेसल विल बी। अब प्रश्न ये होना चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि प्रश्न किस चीज का है, ये एरिया का है कि वॉल्यूम का है, क्षेत्रफल का है कि आयतन का है। जैसे आपके जो वाटर बोतल होती है ना, उसमें कितना पानी आता है, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना उसका आयतन होगा। आप गिलास भर के दूध पीते हैं तो गिलास में कितना दूध आता है, जितना गिलास का आयतन होगा। तो इसका मतलब ये आयतन से संबंधित प्रश्न है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें कितना दूध भरा हुआ है, जितना इसका वॉल्यूम है। ठीक है, दूध से भरा हुआ है, ये दूध से भरा है। ठीक है ना, और ऊपर तक आप दिखा सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि दूध से भरा है, दूध से भरा हुआ है। तो दूध से भरा हुआ मतलब इसके अंदर कितना दूध आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, घनाकार बर्तन के अंदर दूध की मात्रा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इनसाइड दिस क्यूब, इस क्यूब के अंदर कितना मिल्क आएगा, मतलब इसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम घन के आकार का है, क्यूबिकल शेप है, तो उसका वॉल्यूम कोर की साइड 3, कोर टू द पावर 3, साइड टू द पावर 3, और सिंपल रूप में कहूँगा तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी घन का आयतन, एक साइड दी हुई है। ठीक है, उन तीनों साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा, तो 36, और ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बच्चों। इसके अंदर जो मिल्क है, इसके अंदर जो दूध है, उसका आयतन इतना आ गया, इतना दूध है इसके अंदर, और वही दूध यहाँ डाल दिया इसके अंदर। तो जितना आयतन उसका यहाँ, उतना आयतन यहाँ भी तो होगा नहीं है। हमने गिलास भरा हुआ था, एक गिलास फुल पानी से भरा हुआ था, हमने उसको बोतल में डाल दिया, तो जितना वॉल्यूम, जितना आयतन उसका गिलास में था, उतना ही आयतन उसका उस बोतल के अंदर है। इसका मतलब इसका दूध यहां डाला तो जितना आयतन का दूध इसमें था, उतना आयतन इसमें आ गया। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि कितनी ऊंचाई तक दूध आएगा। तो अब आप देखो, मैं लिख लेता हूं, बेलनाकार बर्तन का आयतन। ठीक है, बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो यह दूध और यह आयतन सेम होगा। माना यहां तक दूध भरा तो ये एच ऊंचाई तक है, दूध कितना भरा, इतनी ऊंचाई तक, तो इतनी ऊंचाई तक दूध का आयतन, पाई आर स्क्वायर बेस का आयतन है इंटू एच। तो ये भी अपने आप में एक क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो इस दूध का आयतन जब बेलन के अंदर डाला तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो ये आयतन और ये आयतन आपस में बराबर हो जाएंगे, 216 पाई इंटू आर मतलब त्रिज्या रेडियस, ये 6 सेंटीमीटर है, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, तो 6 इंटू 6 इंटू एच 216, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर 6 है। तो मुझे जब एच का मान निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी है कि कितनी हाइट तक दूध बढ़ा, दूध की माना ऊंचाई इस बर्तन में एच ऊंचाई तक मैंने मानी हुई है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। ठीक है, इतना सिलेंडर का। ठीक है ना, तो ये हो गया, एच की वैल्यू निकालनी है तो इस जो सब मल्टीप्लाई में इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, हर में चला जाएगा। तो एच बराबर 216 डिवाइडेड बाई
पाई इंटू 6 h बराबर 216/π/6 अब 6 से काटिए, 6 × 18, 6 × 36, फिर 6 से काटिए, 6 × 36, तो h बराबर कितना हुआ, h बराबर 6/π। तो ये जो हाइट निकली दूध की, ऊंचाई निकली दूध की, ये निकली 6/π। तो ये वाला आंसर डियर स्टूडेंट इसमें करेक्ट आंसर है, ये वाला होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व करना हमने, मैथ्स का पोर्शन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, दिए गए त्रिभुज PQR में, दिए गए त्रिभुज PQR के लिए सत्य है, इनमें से क्या सही है? Which of the following is true for the given triangle PQR? अब इस PQR की विशेषता देखो, P 60 डिग्रीज, Q 90 डिग्रीज, R 30 डिग्रीज। ये कोण 90 है, ये 60 है, ये 30 है, तो कैसा त्रिभुज है ये? जिस ट्राइंगल का वन एंगल 90 डिग्रीज हो उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये समकोण बन गया क्योंकि 90 अंश है। 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसको आप बेस कह सकते हैं, आधार, इसको आप लंब कह सकते हैं, ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग PQ² बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग QR², ठीक है ना, QR² प्लस लंब का वर्ग PQ², ये सही होता है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, PR², गलत लिख दिया मैंने, PR² है। कर्ण क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, PR² इज इक्वल टू QR² प्लस PQ²। ये है ट्रू किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, इसका स्क्वायर PR² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर बेस का QR² प्लस PQ²। अब इनमें से कौन सही है? आप देखो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। देखो ये वाला सही है, PR² इज इक्वल टू QR² प्लस PQ²। ठीक है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि PQ² प्लस QR² इज इक्वल टू PR²। कौन सा सही है? ये वाला, PQ² प्लस QR² इज इक्वल टू PR²। तो दिस इज द राइट आंसर, बी वाला। अब ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी आप ठीक से समझ लेंगे। कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं करता हूं इसको, इस क्वेश्चन को देखिए आप डियर स्टूडेंट, बड़े ध्यान से देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं। मैं अगला कर रहा हूं, a इज इक्वल टू 2 तथा b इज इक्वल टू 3 के लिए किस व्यंजक का मान 35 होगा? वैल्यू ऑफ विच एक्सप्रेशन विल बी 35 फॉर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। ये जो दे रखे हैं ना, इनमें a इज इक्वल टू रखो 2 और b इज इक्वल टू रखो 3, किसकी वैल्यू, किसका मान 35 आएगा, ये प्रश्न। तो पहले मैं a प्लस बी स्क्वायर करता हूं। a प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ ये है 2 और b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, ये हो गया 11। तो ये वाला क्वेश्चन ये तो सही नहीं है। इसको देखते हैं, a² प्लस बी, a² प्लस बी, a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b मतलब 3, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 3 कितना हुआ 7। ये भी 35 नहीं हुआ, ये भी सही आंसर नहीं है। a² प्लस b² देखो, a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 इंटू 2 4 प्लस 3 का स्क्वायर हुआ
3 इंटू 3 9, ये हो गया 13, ये भी सही आंसर नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब मतलब ए मतलब 2, तो 2 का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 3, 3 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना हुआ, 2 क्यूब का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, अरे हो गया आपका 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 3 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, तो 27, तो कितना होगा 35। ये तो लाना था कि इनमें से किसका मान 35 होगा, तो इसका मान होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है बच्चों, तो इस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक हो गया, ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, दिए गए चित्र में, यह है चित्र, और ये P है और ये Q लाइन है, दिए गए चित्र में P समांतर है Q के, ये समांतर का चिन्ह है। समांतर रेखाएं मतलब जिनके बीच की दूरी हर जगह समान बनी रहती है, ये रेखाएं कहीं मिलती नहीं है। ठीक है, ये समांतर हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड का ये वाली रेखा और ये आधार की रेखा, ये कहीं आपस में नहीं मिलने वाली, या ये वाली रेखा और इस कोने वाली ये वाली रेखा कहीं आपस में नहीं मिलने वाली, तो ये इसके समांतर है। तो कोण ABC का मान है, ये A कोण है, ये B कोण है, ये C कोण है, और ये K वाला कोण दिया हुआ है, तो आपको A कोण भी चाहिए, B कोण भी चाहिए, C कोण भी चाहिए, और जानकारी क्या क्या दे रखी है, ये वाला कोण 135 अंश है और ये इसके समांतर है। ठीक हो गया। इन द गिवन फिगर P इज पैरेलल टू Q, द वैल्यूज ऑफ एंगल ABC आर। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको इससे पहले भी बता रहा था कि यदि दो रेखाएं इस रूप में काटती हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण बने कि नहीं बने, ये आमने सामने के कोण हुए कि नहीं हुए, तो ये 135 है, तो ये C भी 135 होगा, तो C की वैल्यू हो गई 135 डिग्री, तो ये तो आ गया 135 डिग्री इस C। अब एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, इसकी आपको जानकारी होगी कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये कोण और ये कोण आपस में समान होते हैं। When a transversal intersect two parallel lines, then alternate angles are equal। तो इसका अल्टरनेट एंगल ये है, इस लाइन के एक तरफ का कोण और इसी लाइन के दूसरे तरफ का कोण, इनको बोलते हैं एकांतर, अल्टरनेट एंगल, तो ये इसके बराबर हो गया। तो जब B और C बराबर हो गया, C इतना है तो B भी इतना ही हो गया, B भी 135 डिग्रीज हो गया, ये भी 135 डिग्रीज हो गया, ये वाला 135। अब आप जानते होंगे कि ये पूरा कोण कितना होता है, ये पूरा किसी लाइन के एक ओर, ये पॉइंट है, किसी लाइन के एक ओर पूरा कोण कितना होता है, ऐसे कर दूंगा तो 360, ऐसे मिला दूंगा तो 360 हो गया। पर यदि केवल एक तरफ ही देखना चाहूंगा इधर, तो 180 डिग्रीज।
रेखा के एक और किसी बिंदु पर बना कोण 180 होता है, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ऋजु कोण। तो इस पॉइंट पर पूरा एंगल आप देखेंगे तो 180 का है, पूरा एंगल 180 का है, मतलब a प्लस बी, ये a है ये b है, a प्लस बी हो गया 180 डिग्रीज, a प्लस बी हो गया डियर स्टूडेंट 180 डिग्रीज, ठीक हो गया। अब b का मान तो मालूम है, b 135 है, तो रख दो a प्लस बी 135 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो a कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 135 डिग्रीज, ये प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और 180 में 135 माइनस क्या तो कितना हुआ 45 डिग्रीज हो गई, कितना हो गया 45 डिग्रीज, तो ये आ गया 45 डिग्रीज, तो a आ गया 45 डिग्रीज, a कितना हो गया 45 डिग्रीज। तो आपको क्या पूछा, कोण ए बी सी के मान, तो पहले a का मान लिखेंगे, a का मान कितना आया 45 डिग्रीज, फिर पूछ रहे हैं b की वैल्यू, b कितना आया 135 डिग्रीज, फिर पूछ रहे हैं c की वैल्यू, c भी कितना है 135 डिग्रीज। अब आप मिलाए तो ये a है ये b है ये c है, 45 कहाँ पर है, ये है नो, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, देखो ये वाला करेक्ट है 45 डिग्रीज 135 डिग्रीज 135 डिग्रीज, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, इसका सॉल्यूशन तो आपने देख लिया है, तो इसके आवश्यकता नहीं है, मैं इसको यहाँ से वाइप कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ जगह बनाता हूँ। आप देखिए, अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। देखिए मीरा ने 54 क्वेश्चन है, 54th, मीरा ने ₹60,000 एक बैंक में जमा किए। बैंक में आदमी पैसा जमा करता है इसलिए करता है कि मुझे बाद में ज़्यादा मिलेगा, उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा, मूलधन तो मिलेगा मिलेगा, मुझे ब्याज भी मिलेगा, तो ज़्यादा पैसा मिलता है ना बैंक में पैसे जमा करके, ये तो आप जानते हैं। तो मीरा ने ₹60,000 एक बैंक में जमा किया, ठीक है, कर दिया पैसा जमा। 3 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज की दर से ₹900 ब्याज प्राप्त हुआ। 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना मिला 900 रुपये। ब्याज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, जब ब्याज पर भी ब्याज लगे, आपने बैंक में पैसा जमा किया, 1 साल में पैसा बढ़ गया आपका, और जब मूलधन और ब्याज जुड़ गया तो अगले साल के लिए मूलधन बन गया, तो उस पूरे पर ब्याज लगेगा, मूलधन पर भी और जो ब्याज था उस पर भी। तो जब ब्याज पर ब्याज लगता है तो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। पर यहाँ पर है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब ये हुआ कि 1 साल में जितना लगेगा अगले साल भी उतना ही लगेगा, अगले साल भी उतना लगेगा, एक सिंपल रेट उसका होता है। तो इतना रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। 3 साल के बाद ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, दर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीरा डिपॉजिटेड ₹60,000 in a bank. After 3 years, she received at the rate of simple interest ₹900 as interest. सिंपल इंटरेस्ट 3 years बाद ₹900 मिले। 60,000 रुपये जमा किए थे, 3 साल बाद ₹900 ब्याज मिला। तो क्या पूछ रहे हैं, ब्याज की वार्षिक दर, द एनुअल इंटरेस्ट रेट विल बी। इसके लिए आपको सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट
सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट? आप देखो, हाँ, ये होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मूलधन गुणा दर, रेट गुणा समय, समय मतलब टाइम, डिवाइडेड बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब सब कुछ दिया है, साधारण ब्याज दे रखा है 900 रुपये, ब्याज कितना बोला? 900, बराबर मूलधन मतलब जिस पैसे को हमने जमा किया वो मूलधन है, प्रिंसिपल इस 60,000 है, इनटू दर निकालना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर रेट, इनटू समय टाइम कितना है, 3 इयर्स है, 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 इयर्स टाइम 3 है, डिवाइडेड बाय 100, हमको ये निकालना है। तो इसकी गुणा होगी बच्चों यहाँ, याद रखना, इसकी गुणा किसके साथ होगी? यहाँ हो जाएगी। तो 900 इंटू 100 इज इक्वल टू, आप देखो इसके और इसके मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 और 4 0 लग जाएंगे, इंटू दर रेट, ठीक हो गया। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये कहाँ जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में चला जाएगा, तो दर हो जाएगा, ठीक है, रेट हो जाएगा कितना? दिस इज इक्वल टू, ये इसके डिनोमिनेटर में हर में आ जाएगा 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 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 अरे ये हुआ 9/18, और 9 1 9 9 दूने 18, तो ये हुआ 1/2, ठीक है। तो दर कितना हुआ? दर आ गया 1/2, दर ब्याज की वार्षिक दर बोल रहा है रेट, तो रेट कितना आया बच्चों? 1/2, 1/2, पर आंसर में 1/2 कहीं नहीं है, तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जाता, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया रेट? आप इसको 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 बोलो चाहे 0.5 बोलो, तो कौन आंसर सही है? ये वाला आंसर सही है, ठीक है बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे समझ में? तो जो इस एग्जाम में जो NMS एग्जाम हुआ, NMMSS या डॉक्टर शिवानंद नौटियाल या राज्य योग्यता छात्रवृत्ति, एक ही परीक्षा होती है, ठीक है ना। वो जो एग्ज़ाम आपका 23 दिसंबर को हुआ, 23 दिसंबर 2024 को, उसमें सेट के पेपर में दूसरा वाला जो पेपर था, मैथ्स के गणित के 18 प्रश्न पूछे हुए थे, वो सारे मैंने 18 के 18 प्रश्नों को हल कर दिया है, आपको समझा दिया है। तो आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं कि मैथ्स में आपने किस रूप में आंसर दी, और ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैथ्स में आपकी पकड़ मजबूत होगी, आपका बेस बनेगा। 8th के लिए तो ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम होना है, पर मैं कह रहा था कि जब आप 9th में जाएंगे तो वहाँ भी मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, उसमें भी आपको बैठना है, और इसी प्रकार का पेपर वहाँ भी आता है। तो आप तैयारी करिए इन प्रश्नों की, ठीक है, मैथ्स के अच्छे ढंग से तैयारी करिए, बढ़िया सा अच्छे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।